नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 18 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़े या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। हिमाचल प्रदेश पंजाब जम्मू के बीच स्पेशल रेल लाइन का काम जोरों पर। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच रेल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए दौलतपुर चौक तलवाड़ा रेल लाइन का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू होने से रेलवे लाइन के 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने पर जहां पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं क्षेत्र के विद्यार्थियों, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग एवं आम जनता को भी आवागमन में सुलभता होगी। जहां लोग आसानी से आवागमन कर पाएंगे, वहीं कम खर्चे पर बेहतर सुविधा मिलने के साथ साथ ही पर्यटन, व्यापार एवं रोजगार बढ़े से इस सीमांत एरिया की आर्थिकी की भी सुधरेगी। रेल लाइन के निर्माण से क्षेत्र में व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। व्यापारी वर्ग इस महत्वपूर्ण रेल लाइन का उपयोग करके आसानी से अपने माल का परिवहन कर सकेंगे। विशेषकर अनाज, सब्जी व फल आदि के लिए क्षेत्र के व्यापारी पंजाब से उक्त माल ला पाएंगे और जहां से पंजाब की मंडियों में अपने उत्पाद पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा रेल लाइन के निर्माण से क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। रेल लाइन के निर्माण और संचालन में कई लोगों को रोजगार मिलेगा। यह रेल लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना बनकर सामने आ रही है। भविष्य में उक्त रेल लाइन क्षेत्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंबाला डिवीजन रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं भंजाल वार्ड से जिला पार्षद सुशील कालिया ने बताया कि ऊना तलवाड़ा मुकेरिया रेल लाइन को केंद्र सरकार द्वारा स्पेशल रेल लाइन बनाया है। यह रेल लाइन स्पेशल तो है ही, साथ ही 3 प्रांतों हिमाचल, पंजाब एवं जम्मू के बीच भाग्य रेखा बनकर सामने आएगी। अद्भुत इंजीनियरिंग कला का नमूना। दौलतपुर मुकेरिया रेलवे लाइन परियोजना का कार्य दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन के आगे युद्धस्तर पर चला हुआ है, जो अद्भुत इंजीनियरिंग कला कौशल के नमूने को पेश कर रहा है। जहां दौलतपुर रेलवे स्टेशन के पास उक्त रेल लाइन को ग्राउंड लेवल से नीचे बिछाया जा रहा है, वहीं उसके आगे ग्राउंड लेवल पर और रायपुर मरवाड़ी के पास इस रेल लाइन को पिल्लरों के ऊपर बिछाया जा रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं और अद्भुत इंजीनियरिंग की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। 3 राज्यों को जोड़कर रचेगी इतिहास। दौलतपुर चौक तलवाड़ा रेल लाइन हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन को पंजाब के होशियारपुर जिला में मुकेरिया रेलवे स्टेशन से जोड़े वाली लगभग 53 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, जो ऊना दौलतपुर तलवाड़ा रेलवे लाइन का हिस्सा है। उक्त रेल लाइन मुकेरिया से जुड़े के बाद हिमाचल प्रदेश को सीधे जम्मू कश्मीर को जोड़े वाली महत्वपूर्ण रेल लाइन बनकर विकास एवं सुगमता की नई गाथा लिखेगी। पर्यटन, व्यापार एवं रोजगार को बढ़ावा। दौलतपुर चौक तलवाड़ा रेल लाइन के मुकेरिया स्टेशन से जुड़े के बाद तीनों प्रांतों में पर्यटन, व्यापार एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक इस रेल लाइन का उपयोग करके आसानी से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे,
विशेषकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोग आसानी से पंजाब के पर्यटन स्थलों के अलावा मां वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, बाबा बालकनाथ, धार्मिक स्थल मैडी, ज्वाला जी व नैना देवी आदि धार्मिक स्थलों पर आसानी से आवागमन कर पाएंगे। हिमाचल में रेलवे नेटवर्क बढ़े से प्रदेश में पर्यटन के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। समाचार नंबर 2। भरमौर में वोट मांगने वाले नेताओं का कड़ा इम्तिहान, महला ब्लॉक के ग्रामीण पूछेंगे यह सवाल। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत भरमौर हलके के महला ब्लॉक की 24 गैर जनजातीय पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलवाने की लोगों की मांग लोकसभा चुनावों में वोट मांगने आने वाले नेताओं का कड़ा इम्तिहान लेगी। करीब 6.5 दशकों से गैर जनजातीय क्षेत्र के लोगों की इस मांग पर केवल आश्वासन ही मिल पाए हैं। इस कारण जनजातीय हलके का हिस्सा होने के बावजूद इन पंचायतों के लोगों को जनजातीय क्षेत्र की सहूलियतें अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार भरमौर हलके के अधीन महला ब्लॉक की 24 गैर जनजातीय पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने की उम्मीद नेताओं के आश्वासन के झूलने में वर्षों से झूल रही है। इन पंचायतों के लोगों का रहन-सहन, बोलचाल और वेशभूषा जनजातीय क्षेत्र से मेल खाने के बावजूद अभी तक जनजातीय का दर्जा न मिल पाने का सीधा असर विकास पर पड़ रहा है। आम जनमानस की मूलभूत सुविधाओं पर पड़ रहा है। गैर जनजातीय क्षेत्र की अधिकतम पंचायतें आजादी के 75 वर्षों बाद भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। सड़क के अभाव में मरीजों को पालकी में डालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। सड़क न होने से पंचायतें विकास की दौड़ में बुरी तरह पिछड़ गई हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी इन पंचायतों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी तरह का उल्लेखनीय दर्जे का सुधार नहीं हो पाया है। जनजातीय हलके का हिस्सा होने व कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद यहां की पंचायतों की जनता को केवल वोट डालने का ही अधिकार है। जनजातीय क्षेत्र की सुविधाएं इन पंचायतों के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इन पंचायतों के लोग काफी वर्षों से विभिन्न राजनीतिक मंच पर जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने की मांग उठा चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। जनजातीय क्षेत्र का दर्जा न मिलने से इन पंचायतों के दूरस्थ गांवों में लोग गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। गैर जनजातीय क्षेत्र के लोगों की माने तो इन पंचायतों को भाजपा व कांग्रेस ने केवल वोट बैंक के तौर पर ही प्रयोग किया है। लोगों का कहना है कि केंद्र से लेकर स्थानीय नेता अच्छे खासे वोट तो बटोर लेते हैं, लेकिन सरकार बनने के उपरांत इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। वर्ष 1962 से बराबर यह क्रम चलता आ रहा है। केंद्रीय नेता इसे प्रदेश का मामला तो प्रदेश के नेता इसे केंद्र स्तर का कार्य बताते हुए हर बार पल्ला झाड़ जाते हैं। अब लोकसभा चुनावों में इन पंचायतों की जनता ने कांग्रेस व भाजपा के नुमाइंदों से जनजातीय का दर्जा न मिलने की वजह पूछने का मन बना चुकी है। एचडीएम इन पंचायतों को जनजातीय दर्जा मिलने का इंतजार। भरमौर हलके में सम्मिलित महला ब्लॉक की 24 पंचायतों गुराड़, डुलाड़ा, किलोड़, प्रीणा, कुनेड़, राड़ी, बलोट, खुंदेल, लेच, कूंर, छतराड़ी, प्यूहरा, गहरा, ब्रेही, सुनारा, लोथल, बकान, दाडवी, बंदला, महला, धिमला, गाण, फागड़ी व चड़ी पंचायतों को अभी तक जनजातीय का दर्जा नहीं मिल पाया है। इन पंचायतों में बोली व भौगोलिक परिस्थितियां जनजातीय क्षेत्र भरमौर के ही समान है। दुर्गमता के बावजूद भरमौर को विकास के लिए मिलने वाला बजट वित्तीय वर्ष के दौरान बमुश्किल ही समाप्त होता है और इन पंचायतों को बजट नाममात्र ही मिल पाता है। समाचार नंबर 3।
1.38 लाख पहली बार डालेंगे वोट। नए मतदाताओं में 75,001 पुरुष, 63,916 महिलाएं, एक थर्ड जेंडर शामिल। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 1,38,918 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। प्रदेश के नए मतदाताओं में 75,001 पुरुष और 63,916 महिलाएं एवं एक थर्ड जेंडर शामिल है। 18 से 19 वर्ष की आयु के 1,38,918 मतदाता लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे, जो कुल मतदाताओं का 2.5% है। वहीं 20 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 10,40,756 है, जो कुल मतदाताओं का 19% है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को होने वाले चुनाव में 56.38 लाख मतदाता सांसद चुनने के लिए मतदान करेंगे। इनमें 28,15,045 पुरुष मतदाता और 27,57,660 महिला मतदाता तथा और 35 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं की तादाद 60,995 है। ये मतदाता एक फॉर्म भरकर घर बैठे मतदान करने की सुविधा ले सकेंगे। प्रदेश के डलहौजी निर्वाचन क्षेत्र के मनोला एक सबसे अधिक 1,410 मतदाता हैं। वहीं शिमला जिला के समरहील 2 में 34 मतदाता और किन्नौर के 6 का मतदान केंद्र में सबसे कम 16 मतदाता हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि नामांकन दाखिल होने तक मतदाता सूची में नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। 1 जुलाई 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरे करने पर मतदान कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए एडवांस एप्लीकेशन का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि 1 अप्रैल के लिए 8,654 एप्लीकेशन आई हैं। चुनाव के लिए इस बार 7,990 मतदान केंद्र। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 7,990 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये मतदान केंद्र पिछले लोकसभा चुनाव से 267 अधिक हैं। लाहौल स्पीति जिला का टशीगंगा विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। प्रदेश में 231 पोलिंग स्टेशन, 1,200 से ज्यादा वोटर हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि 85+ वोटर हैं, उन्हें होम वोटिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। समाचार नंबर 4। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों पर दिल्ली में चर्चा। राहुल गांधी के साथ आज दिल्ली लौटेंगे सुक्खू। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सोमवार शाम को होने वाली बैठक में चर्चा कर सकती है। हालांकि प्रत्याशी तय करने को लेकर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग अभी होनी है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए मुंबई गए हैं। सोमवार शाम को वह मुंबई से दिल्ली लौटेंगे। राहुल गांधी के भी दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। दिल्ली लौटने के बाद मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान में अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले शिमला में हुई बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई थी, लेकिन पार्टी को यह फैसला लेना है कि लोकसभा चुनाव में सिटिंग एमएल को प्रत्याशी बनाना है या नहीं। कांग्रेस विधायक दल में बगावत होने के बाद अब यह जोखिम भरा कदम होगा। इससे पहले दिल्ली में हुई बैठक में यह तय हो गया था कि विधायकों को भी टिकट दिए जा सकते हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। विधानसभा के भीतर कांग्रेस के विधायकों की संख्या में से 6 बगावत के कारण कम हो गए हैं।
इसलिए वर्तमान स्थितियों के अनुसार यह फैसला लेना होगा कि विधायकों को टिकट देना है या नहीं। दूसरी तरफ भाजपा ने हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और शिमला सीट से वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप को टिकट दे दिया है। मंडी और कांगड़ा संसदीय सीट पर भाजपा ने अभी प्रत्याशी नहीं दिए हैं। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने चारों सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित करने हैं। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को लेकर सुनवाई होनी है, इसलिए सोमवार का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। कांग्रेस में मंडी सीट पर वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह चुनाव लड़े को तैयार हैं, लेकिन हमीरपुर, शिमला और कांगड़ा सीट पर पार्टी को प्रत्याशी तय करने हैं। 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनावों के लिए संसदीय क्षेत्र मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला के लिए चुनाव प्रभारियों के साथ पब्लिसिटी, पब्लिकेशन और प्रशासनिक कार्यों के लिए कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मंडी, चंद्र कुमार को कांगड़ा, मुकेश अग्निहोत्री को हमीरपुर और रोहित ठाकुर को शिमला संसदीय क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को पब्लिसिटी, पब्लिकेशन और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को प्रशासनिक और समन्वय का दायित्व सौंपा गया है। विधायक के पिता ने उठाई मांग, केंद्रीय एजेंसी करे केस की जांच। राकेश शर्मा ने मुख्य सचिव गृह सचिव डीजीपी को भेजा शिकायत पत्र। चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर उनके ऊपर दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में अनुरोध किया है कि सारे मामले की जांच निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बीमारी एवं व्यक्तिगत समस्याओं, विशेषकर अपनी पत्नी की खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में अपनी पेशी देने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दबाव बनाने और सत्ता के दुरुपयोग के कारण जो एफआईआर दर्ज की गई है वह तथ्यों से परे है। एफआईआर में उनकी उम्र 30 वर्ष दर्शाई गई है, जबकि वह 67 वर्ष के हैं। पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार राकेश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अभिषेक जैन सचिव गृह और डीजीपी संजय कुंडू को एक पत्र लिखकर कहा है कि यह प्राथमिकी उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए की गई है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों में से एक उनका बेटा भी है। समाचार नंबर 5। सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर इनाम, एएसपी बोले मदद करने वाले पर नहीं दर्ज होगा केस। सड़क हादसे में घायल को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने पर सरकार 5,000 रुपए इनाम देती है। अगर आपने सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी हादसे के घंटे भर के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया तो आप 5,000 रुपए इनाम के हकदार हैं। यही नहीं, आपने इस यह नेक काम को जारी रखा तो आपको उन घायलों की दुआ के साथ साथ गुड स्मार्टिन का सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए तक का इनाम भी मिल सकता है। एसपी टीटीआर नरवीर राठौर ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134 के तहत मोटर वाहन की वजह से सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले शख्स पर उस घटना के लिए किसी भी तरह का सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। अस्पताल ले जाते वक्त किसी तरह की लापरवाही से अगर घायल व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो भी उसे अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति पर केस नहीं होगा, न ही पुलिस पहचान बताने का दबाव डालेगी। केंद्र सरकार ने किया इनाम का ऐलान। साल 2020 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए राइट ऑफ गुड स्मार्टिन जारी किया। इसके मुताबिक घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पूरा हक है कि वह पुलिस या किसी को भी अपना नाम, पहचान
पता या कोई भी जानकारी देने से इनकार कर सकता है। मंत्रालय ने स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द भी लॉन्च किया है, जिसके तहत घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर प्रति केस ऐसे व्यक्तियों को 5-5 हजार रुपए का इनाम मिलेगा। कैसे मिलेगा इनाम? घायल व्यक्ति को अस्पताल लाने वालों को पुलिस की ओर से एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया जाएगा। इस लेटर की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति को भी भेजी जाएगी। समिति के सदस्य प्राप्त सभी प्रस्तावों को रिव्यू करने के बाद राज्य के परिवहन विभाग को अनुशंसा भेजेंगे। परिवहन विभाग द्वारा उन व्यक्तियों के बैंक अकाउंट में इनाम की राशि भेज दी जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए सभी राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। समाचार नंबर 6। सरकार ने पार की 3 बड़ी चुनौतियां, नरेश चौहान बोले, चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा जनादेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ही जनादेश मिलेगा। कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में आए भले ही 15 महीने हुए हों, लेकिन इन चंद महीनों में 3 बड़ी चुनौतियों से कांग्रेस सरकार को गुजरना पड़ा है। 3 बड़ी चुनौतियों में कांग्रेस की सरकार ने सफलता हासिल की, यही देखते हुए हिमाचल के लोग कांग्रेस को जनादेश देंगे। नरेश चौहान ने कहा कि पहली चुनौती वह थी जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कोषागार खाली था, उसके बावजूद कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल की गई। दूसरी चुनौती प्राकृतिक आपदा थी, जिसे निपटने में सरकार सफल रही और प्रभावितों को भी मदद पहुंचाई। तीसरी चुनौती राजनीतिक परिस्थितियों का बदलना था, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी सरकार बचाने में भी कामयाब रहे। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार लोगों से चुनावों के दौरान लोगों से की गई गारंटियों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 5 गारंटियां पूरी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि 87 होते ही सरकार ने 1.36 लाख कर्मचारियों को लिए पुरानी पेंशन की बहाली कर अपना पहला वादा पूरा किया। इस ऐतिहासिक निर्णय से ओपीएस लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना। उसके बाद 3 और महत्वपूर्ण गारंटियों को पूरा किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 5 लाख महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर माह 1,500 रुपए की देने की घोषणा से 5वीं गारंटी को पूरा कर दिखाया है। समाचार नंबर 8। चुनाव घोषणा के बाद बंगाल में भड़की हिंसा, बीजेपी महिला नेता की दुकान में लगाई आग, टीएमसी नेता के घर पर हमला। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा भड़क उठी है। राज्य के 2 हिस्सों में हिंसा के 2 अलग अलग मामले सामने आए। पांडेबेश्वर में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान में आग लगा दी गई। घटना शनिवार देर रात की है, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की नेता की दुकान में आग लगा दी गई। बीजेपी नेता रीना ठाकुर ने कहा कि वह 6 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थीं और तभी से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के उपद्रवियों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की है। उन्होंने इलाके में सीसीटीवी लगाने की मांग की, जबकि दूसरे मामले में नदिया जिला अंतर्गत कृष्णनगर में एक टीएमसी नेता के घर पर शनिवार रात बम से हमला किया गया। चुनाव की घोषणा होने और पश्चिम बंगाल राज्य में इस बार 7 चरणों में चुनाव कराए जाने की घोषणा के तुरंत बाद हमें बताया गया कि किशनगढ़ में टीएमसी के एक स्थानीय नेता खोकोन खान पर हमला किया गया। कथित तौर पर कुछ उपद्रवियों ने उनके घर पर बम फेंके। चुनावों में 25,000 जवानों की होगी तैनाती।
लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तरी पश्चिम बंगाल के 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए लगभग 25,000 केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किया जाएगा। पहले चरण में अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में केंद्रीय बलों की लगभग 250 कंपनियां तैनात की जाएंगी। CAPFS की एक कंपनी में लगभग 100 कर्मी होते हैं, यानी इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए लगभग 25,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नेताओं से प्रचार के दौरान दिए जाने वाले बयानों पर संयम रखने का भी आग्रह किया। समाचार नंबर 9। प्रदेश में 4 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। कांगड़ा में 4, सिरमौर सोलन जिला में बनाए 2-2 केंद्र। प्रदेश में 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग द्वारा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए हैं। 4 अप्रैल से केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की खरीद प्रदेश में 10 मंडियां बनाई गई हैं, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, मीलवा, इंदौरा, रियाली, नगरोटा, वगवा, टांडा खोली जिला कांगड़ा, धौला कुआं, पावंटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन तथा मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना शामिल है। इस मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं फसल की जाएगी। प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों को पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद किसानों का गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए 15 मार्च से पोर्टल खोल दिया गया है। प्रदेश के किसान खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। पोर्टल पर बताई तिथि के अनुसार किसान गेहूं खरीद केंद्र में जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। एक मोबाइल नंबर पर एक ही पंजीकरण संभव है। प्रदेश के किसान विभाग के इस पोर्टल पर किसी साइबर कैफे या लोकमित्र केंद्र पर जाकर मोबाइल फोन पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए आधार, बैंक खाता, फसल एवं भूमि सहित अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। 1 अप्रैल से खुलेंगे पंजीकरण के लिए पोर्टल। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम का कहना है कि प्रदेश के केंद्रों में 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं की फसल की खरीद शुरू कर दी जाएगी। फसल बेचने के लिए पंजीकरण करवाने को 15 मार्च से पोर्टल खोल दिया है। विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाने किसानों को टोकन नंबर और फसल बेचने की तिथि बताई जाएगी। समाचार नंबर 10। जीवन में चलता रहता है संघर्ष सफलता का सफर। जीवन में संघर्ष और सफलता का सफर होता है। सपने देखना, मेहनत करना और आत्मविश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। संघर्षों के बावजूद निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। सपने पूरे करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत का अभिनंदन किया जाता है। यह बात पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने शूलिनी विश्वविद्यालय में आयोजित स्प्रिंग फेस्ट के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह झूठ है कि दरारें दीवारों में पड़ती हैं। जब दरारें पड़ती हैं, तभी दीवारें बनती हैं। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। पद्मश्री कवि सुरेंद्र शर्मा ने उक्त पंक्तियां सुना वाहवाही बटोरी। उन्होंने नेताओं पर व्यंग्य करते हुए कहा कि आज के नेताओं के विजन छोटे हैं।
उन्होंने कांग्रेस नेता के बारे में कहा कि वह दलितों के घर खाना खाने जाते हैं। राजा का यह काम नहीं कि वह दलित के घर खाना खाने जाए, बल्कि ऐसी व्यवस्था करें कि दलित भी उनके जैसा खाना खाएं। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा मंदिर बना रही है, हालांकि राजा का यह काम नहीं कि मंदिर बनाए, अपितु ऐसा कार्य करे कि देश ही मंदिर जैसा बन जाए। बता दें कि बहुप्रतीक्षित शूलिनी स्प्रिंग फेस्ट 2024 में हंसते हंसते कट जाए रस्ते सत्र में हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, कवि अशकरण अटल, कवि नीलोत्पल मृणाल व वेद प्रकाश वेद ने अपनी कविताओं के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध किया। कवि अशकरण अटल ने अपनी कविताओं से मीडिया व नेताओं पर खूब व्यंग्य किए। कवि नीलोत्पल मृणाल ने अपनी कविता से युवाओं को बताया कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। अज्ञान छोड़ सीखने विकास की दिशा में बढ़ा चाहिए। इंसान को अज्ञान को छोड़कर सीखने और विकास की दिशा में आगे बढ़ा चाहिए। नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा खुले मन से रहें और नई अनुभवों को स्वागत करें। यह बेहतर व्यक्तियों बनाने में मदद करता है। यह बात सोलन में हिंदी के प्रसिद्ध कवि पद्मश्री अशोक चक्रधर ने कही। श्री चक्रधर शूलिनी विश्वविद्यालय में आयोजित शूलिनी स्प्रिंग फेस्ट में बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे व इस दौरान उन्होंने दिव्य हिमाचल से बातचीत के दौरान कहा कि हिंदी भाषा को सम्मान देना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत की राष्ट्रभाषा है और भारतीय संस्कृति, इतिहास और समृद्ध विरासत का अहम हिस्सा है। हिंदी भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं और समृद्ध साहित्य और कला की धरोहर को संजीवित करते हैं। उन्होंने हिंदी भाषा के विकास और इसकी आंतरिक प्रतिध्वनि के बारे में कहा कि जिस तरह भगवान कृष्ण के आगमन से वसंत ऋतु का आगमन होता है, उसी तरह हिंदी का विकास क्रमिक और बहुमुखी रहा है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।